क्या आपको भी मैथ्स के चैप्टर प्रॉब्लम्स को देख करके डर लगता है? क्या एक्स और वाई के इस खेल में आपका दिमाग भी घूम जाता है? अगर हाँ तो रुकिए, आज के बाद यह चैप्टर आपके लिए सबसे आसान होने वाला है। हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल पार्ट 1। और हाँ, जैसा कि सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो, अगर आज से पहले आपको इस चैप्टर का जेड भी नहीं आता था तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पाएंगे। क्या गलती करते हैं वो सीधे सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं बिना बेसिक समझे, फिर क्या होता है कंफ्यूजन। लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर की शुरुआत एकदम जीरो लेवल से करेंगे, यानी बेसिक लेवल से। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हों या लॉन्ग क्वेश्चंस हों। और मेरा वादा है आपसे, इस पार्ट 1 वीडियो को पूरा देखने के बाद इस आपके बोर्ड एग्जाम्स के वो क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। वही आज के इस धमाकेदार पार्ट 1 में हम क्या कवर करने वाले हैं जरा देखते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तीसरा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस क्या है, या पॉलिनोमियल्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स प्लस 6, वाई प्लस 8 प्लस वाई स्क्वायर, जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5z, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। यहाँ जो ही मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और 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 ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई ये सारी चीज़ें अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। तो हमें हमारे पास डेफिनेशंस क्या हुई पॉलिनोमियल्स की, हम कैसे पता करेंगे कौन पॉलिनोमियल है या कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले चेक करिए कि जो आपका वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, या जो मैक्सिमम पावर है या जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, या क्या वो फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर आपका जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर, उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे जो x है, x का पावर आपके पास 1 है, और यहाँ x का पावर 2 है, लेकिन जो x का मैक्सिमम पावर है वो 2 है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है। तीसरे वाले एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि y का मैक्सिमम पावर 2 है, और इसमें जो है z वाले में जो z का मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इस एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में, तो इसमें जो है x का मैक्सिमम पावर 3 है। और सिमिलरली जो आप लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है 4 है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर पावर इंटीजर पावर अगर आपके नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, 1 2 3 4 5, या होल नंबर्स के फॉर्म में पावर है, यानी कि पावर x का 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पावर हमेशा वो होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। पावर्स कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स कौन है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ उसके बाद, और मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मान लीजिए हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक्स पावर 2/3 प्लस 6x प्लस 9, एक्स पावर -1/2 प्लस 6 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं आप √x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को देखें, यानी कि जो हमने पहला लिखा हुआ है, पहला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये थर्ड एक्सप्रेशन है, और ये आपका फोर्थ एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ से जो पहला एक्सप्रेशन उसको ध्यान से देखें, इस पहले एक्सप्रेशन में कहीं जो भी x आया है, यहाँ x का मैक्सिमम पावर, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो जो x का मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और कहीं भी x जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म, यानी x का जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और तो इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखिए, इसमें यहाँ तो यहाँ x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो x का पावर है वो 2/3 है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो पावर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ थर्ड एक्सप्रेशन पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
एक्स यहाँ लिखा है, एक्स का पावर तो 1 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, बट यहाँ पर जो एक्स का पावर है वो हाफ है, -हाफ है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म है और साथ ही साथ नेगेटिव है। तो अगर पावर नेगेटिव हो जाता है और फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो ये सब चीज़ें अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दिया गया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आप समझ सकते हैं तो आपको पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ यहाँ हमने लिखा है, फोर्थ इसमें लिखा है √x + x² + 9। यहाँ पर जो x है इसका पावर 2 है, लेकिन यहाँ जो x है ये रूट में है, ठीक है। तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल रूट के अंदर है तो उसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यानी कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन लिखा है या फोर्थ एक्सप्रेशन लिखा है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं टोटल, इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है यानी कि x² या पहला जो एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6 ये एक पॉलिनोमियल है। बाकी जो दूसरा है x⁻2/3 + 6x + 9 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि पावर इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तीसरे क्वेश्चन में अगर देखें या तीसरे एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ भी जो x का पावर है वो -हाफ है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, साथ में नेगेटिव पावर है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। और चौथे में अगर देखें, चौथा एक्सप्रेशन अगर देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो वेरिएबल हमारा है वो वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस तरीके से अगर कोई वेरिएबल जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो उसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अक्सर लोग पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, किसे इक्वेशन कहेंगे। तो मैं ये जो बेसिक डिफरेंस है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6 x³ + 8x + 9। मान लीजिए लिखा है x पावर यहाँ लिखता हूँ x⁴ + 9x³ + 6x + 8। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ और भी लिखता हूँ x² + 5x + 6 = मान लीजिए मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर, x³ + 8x + 9 = मान लीजिए मैंने 0 लिख दिया, और लास्ट में x⁴ + 9x³ + 6x + 8 = -4 मान लीजिए लिख दिया हमने। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया तो आप देखिए पॉलिनोमियल की साइड में लिखा हुआ है x² + 5x + 6 और इक्वेशन के साइड में लिखा है x² + 5x + 6 = 8। तो जो पॉलिनोमियल के साइड लिखा है और जो इक्वेशन के साइड लिखा है इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पॉलिनोमियल के साइड लिखा गया है उसमें सिर्फ एक साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड x² + 5x + 6 है, और जो हमारा इक्वेशन साइड लिखा गया इसमें देखेंगे कि x² + 5x + 6 = 8 लिखा गया है, यानी इक्वल टू के पहले कुछ लिखा गया और इक्वल टू के बाद कुछ लिखा गया है। तो ऐसे 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 एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन, और ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें हमेशा एक सिंगल साइड होता है, और जो हमारा इक्वेशन होता है इसमें दो साइड्स होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन साइड बट इक्वेशन हैज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इसमें जो है x³ + 8x + 9 यहाँ एक ही साइड है, और इसमें देख सकते हैं कि x³ + 8x + 9 = 0, इसमें दो साइड है, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट में। तो बस यही डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि पॉलिनोमियल्स में हमेशा एक ही साइड होता है और इक्वेशन में हमेशा दो साइड होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि पॉलिनोमियल हमारे पास एक ही साइड होता है और इक्वेशन हमारे पास दो साइड होते हैं। तो इस तरीके से आप ये थर्ड वाला एग्जांपल भी समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप हैं, यानी कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं तो हम सीखेंगे अब कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स हैं। देखो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीके से किया गया। जैसे एक किया गया टर्म्स के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? टर्म्स के बेसिस पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सही से, और टर्म्स TERMS, टर्म के बेसिस पर। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है वो पावर के बेसिस पर, ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का वो टर्म के बेस पर होता है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो पावर के बेस पर होता है।
लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हमें ये पढ़ना है कि पावर के बेसिस पर जो है पॉलिनॉमियल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। लेकिन इस लेक्चर में, इस क्लास में आपको दोनों चीज़ें जो है बता दूंगा, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। चलो मान लेते हैं, अगर हमारे पास लिखा गया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ देखते हैं, तो हम मान लीजिए हमने कोई प्रॉब्लम में लिखा है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 9x⁴ प्लस 8। आपको पता है कि ये कोई पॉलिनॉमियल है, क्लियरली ये विजिबल है कि ये कोई पॉलिनॉमियल आपका है और ये भी कोई पॉलिनॉमियल है। तो अब आप ये जो हमारे पास पहला पॉलिनॉमियल, इसमें देखिए इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 5x एक टर्म है और 6 एक टर्म है, तो टोटल हमारे पास 3 टर्म है। यानी कि पहला जो पॉलिनॉमियल है इसमें 3 टर्म्स हैं, राइट। तो इसको कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ट्राइनॉमियल। क्या कह सकते हैं, ट्राइनॉमियल, मतलब इसमें 3 टर्म्स हैं। और इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, हमारे पास इसमें 4 टर्म्स है। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है 5x³ और तीसरा टर्म है 9x⁴ और लास्ट टर्म है 8। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो है पॉलिनॉमियल में हमारे पास 4 टर्म है। कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो 4 टर्म है, 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स है या सिंगल टर्म है। तो इस तरीके से अगर हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनॉमियल को, तो उसको कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है पावर के बेसिस पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। और ये एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास लिखा है x + 9 लिखा है, मान लीजिए, ठीक है, ये भी मानते हैं कोई पॉलिनॉमियल है, ऑब्वियसली ये कोई पॉलिनॉमियल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास लास्ट पॉलिनॉमियल है, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। x का पावर 1, x का पावर लिखा नहीं है, इसका मतलब x का पावर कितना है, 1। तो इसमें अगर देखिए, तो पावर के बेस पर अगर देखते हैं इस पॉलिनॉमियल को, तो इसका जो पावर है वो 1 है, राइट। और इस क्वेश्चन में अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 9x⁴ प्लस 8, इसमें अगर देखते हैं जो x का मैक्सिमम पावर है वो कितना है, x का मैक्सिमम पावर हमारे पास 4 है, राइट। और ये क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, x का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 4 है। और पहला वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें अगर देखें तो इसमें जो है x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है, राइट। तो अगर हम पावर के बेसिस पर देखें तो हम चेक करेंगे कि x का, यानी कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है। अब यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ भी y हो सकता है, मतलब हमारा पॉलिनॉमियल x के फॉर्म में लिखा हो, y के फॉर्म में लिखा हो, z के फॉर्म में लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो पॉलिनॉमियल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिनॉमियल्स के टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, वो 2 तरीके का होता है, एक टर्म्स के बेसिस पर होता है और एक होता है पावर के बेसिस पर। टर्म्स के बेसिस का मतलब ये होता है कि उसमें कुल कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है या 4 टर्म है या 5 टर्म है। और एक हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है पावर के बेसिस पर, यानी कि उस पॉलिनॉमियल में x का मैक्सिमम पावर कितना है या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम दिया गया होता है। अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है जिसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसका मैक्सिमम पावर 3 है, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और हमारे पास अगर कोई ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसका मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसको कहते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, राइट, क्लियर है। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल में x का मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और अगर किसी भी पॉलिनॉमियल में x का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और लास्ट में अगर किसी पॉलिनॉमियल में x का मैक्सिमम पावर 4 है तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अभी हमने बताया कि डिग्री के बेसिस पर या पावर के बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है पॉलिनॉमियल्स का। तो हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर या फिर पावर के बेसिस पर, कि जो पॉलिनॉमियल्स हैं वो किस तरीके के पॉलिनॉमियल्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारे पास पहला पॉलिनॉमियल है उसमें लिखा है 3x² + 4x + c, बहुत सिंपल लिखा है 3x² + 4x + c। इसमें चेक करते हैं कि हमारा x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो अगर x का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी कि पहला जो हमारा आंसर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर दूसरे
आंसर की बात करें, दूसरे आंसर में अगर आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 3y माइनस 4y² प्लस 2y। इसमें देखें जो y है वेरिएबल है, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो अगर y का मैक्सिमम पावर 3 है या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। पॉली में लिखा हूँ, पॉली मतलब पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें जाए, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लिखा हुआ है 6y प्लस 5। क्या लिखा है 6y प्लस 5। तो इसमें अगर देखिए जो वेरिएबल y है इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और इस तरीके से हमारा चौथा देखते हैं, चौथा देखिए √3y² माइनस 3/4y प्लस 7। इसमें अगर देखते हैं तो y का मैक्सिमम पावर 2 है। तो y की अगर मैक्सिमम पावर 2 है या किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें में लिखा है 3 माइनस √2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2/7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू x²। आपका ये डाउट हो सकता है कि सर ये बताइए यहाँ तो रूट में है, तो रूट में तो आप बताएं कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नंबर्स हैं, जो फिक्स नंबर्स हैं वो रूट में हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखते हैं तो वेरिएबल जो है कहीं भी रूट के अंदर नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है। यानी कि पांचवें एक्सप्रेशन में जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर x का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपका हो जाएगा पांचवा का आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो पहला है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, और हमारे पास चौथा है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पांचवा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैंने जो क्वेश्चन कराया है ये आपको कम्प्लीटली क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं इसको ध्यान समझते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया गया x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस, ये ऑब्वियसली ये दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब इसका पावर मैक्सिमम पावर जो है 2 है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो जितने उसका मैक्सिमम पावर होगा उतना उसके जीरोस होंगे। अगर इसका जो मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको 2 जीरोस होंगे, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या है, x के जब हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए तो उस x की वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो अगर हम x की जगह रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू, मान लो रखता हूँ मैं -2 रखता हूँ, तो देखते हैं कितना मिलता है। अगर x से -2 रखते हैं तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 6, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 5 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा तो माइनस का 10 हो गया, और प्लस 6 ये मिल करके हो जाएगा 4 माइनस 10 हो जाएगा -6, और ये प्लस 6 ये मिल करके हो जाएंगे 0। यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू -2 रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है 0। अगेन हम x इज इक्वल टू रखते हैं -3 रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू -3, x जब रखते हैं -3, अगर -3 रखते हैं देखते हैं क्या मिलता है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा क्योंकि x का जब रखना है -3, और प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा -15, और प्लस 6 पहले से है। दिस इम्प्लाइज दैट 9 -15 हो जाता है आपका -6, और प्लस 6 पहले से है यहाँ पर, तो -6 और प्लस 6 मिलकर क्या हो गया 0, ठीक है। अगर आप x की जगह 1 रखते हो, मान लो यहाँ समझते हैं, इफ
x इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 रखते हैं। अगर x से 1 रखते तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा हमें, और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 6, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा, और प्लस 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, ये 6 हो गया, और 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 मिल गया। तो इट इज क्लियर, इट इज कम्प्लीटली विजिबल कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसमें अगर हम x की जगह कुछ रखते हैं तो कभी पॉलिनोमियल, कभी हमें 0 मिलता है और कभी 0 नहीं मिलता है। तो जिन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है उनको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो x की जगह अगर -2 रखे हैं तो पॉलिनोमियल 0 बन गया है, और x की जगह अगर -3 रखे हैं तो पॉलिनोमियल क्या बन गया है, 0 बन गया है। तो इस तरीके से -2 और -3, यानी कि ये -2 x का वैल्यू और x का वैल्यू -3, ये दोनों कहलाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर x इज इक्वल टू 1 पर चेक किए हैं, 1 पर रखे हैं, तो हमें जो पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल रहा है ये 12 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। तो जिन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यानी कि x के उन वैल्यूज पर जिन पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उन वैल्यूज को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, मतलब इसका क्या है कि 2 को x की जगह पर रखने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 मिलना चाहिए, क्योंकि 2 जो है इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है। तो यहाँ लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सोल्यूशन में कि सिंस 2 इज द zeros of the polynomial, कह रहा 2 जो है, सिंस 2 जो है इस पॉलिनोमियल क्या है कि जीरोस हैं। अगर 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, इसका मतलब जहां जहां x है वहां 2 रख सकते हैं, उसके बाद उसको हम 0 को इक्वल रख सकते हैं। तो जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे और बाकी उसको 0 को इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास जाएगा 4 इम्प्लाइज दैट 4 इंटू एक्स रखना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पहले पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पर पॉलिनोमियल दिया गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रख लेंगे 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप कैसे लिखा गया है, जहाँ x है हमने 2 रखा है, यहाँ भी x है यहाँ भी 2 रखा है, राइट। तो इस तरीके से हम थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16, और प्लस 2 हो जाएगा 4, और माइनस का 5 है इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा पास 20, माइनस 5 है इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम 20 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास इधर बचेगा -5 है, उधर बचेगा -20 हो जाएगा, क्योंकि इधर +20 उधर जाकर हो जाएगा -20। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 इज इक्वल 20। अब 5 जो है हमें चूंकि a का वैल्यू बताना है, तो 5 जो है a में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर सिर्फ a बचेगा, इधर बचेगा 20/5, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 से कट कर देंगे तो 4 पर कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ पर जो a इक्वल टू 4 है, यही इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का बेनिफिट मिल सके, वो भी अच्छे से इस चैप्टर को कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो जीरोस होते हैं, जीरोस का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम क्या रखें या y की जगह पर क्या रखें कि हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो वो वैल्यू जिनको रखने पर x की जगह पर या y की जगह पर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, तो उस वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है आपका डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है। तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, राइट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें दी गई हैं कि बोला है कि जो x प्लस है वो एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है।
तो अगर हमारे पास कोई फैक्टर होता है, कोई फैक्टर दिया गया किसी पॉलिनॉमियल का, तो वहाँ से हम पहले x का वैल्यू पता कर लेंगे और उस वैल्यू को हम पॉलिनॉमियल में रख लेते हैं। तो हमारे यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर x प्लस a फैक्टर है पॉलिनॉमियल का, तो यहाँ से जो a को हम दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो जो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। अगर x प्लस ए फैक्टर होगा तो एक तरह x रखेंगे, a को ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ तो हमारे पास माइनस ए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस ए विल बी zeros ऑफ दी पॉलिनॉमियल। अगर x प्लस ए इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है तो a को उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए क्या हो जाएगा, इस पॉलिनॉमियल का एक जीरोस होगा। यानी कि x के जगह पर अगर हम माइनस ए रखते हैं तो हमारा पॉलिनॉमियल जीरो को इक्वल मिलना चाहिए या जीरो के इक्वल हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे वही चीज़, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस ए रखेंगे। तो 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस ए और प्लस 10, इसको अब जीरो को इक्वल कर सकते हैं। नाउ 2 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। अब देखो 2a इंटू माइनस ए तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर। देखो a इंटू ए स्क्वायर हो गया और 2 तो पहले से है, 2 है और साथ ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई माइनस ए हो जाएगा आपके पास माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। अब देखो ये 2 स्क्वायर प्लस में है और ये 2a स्क्वायर माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बचा इधर बचा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप हम 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 5a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब a इज इक्वल हो जाएगा 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10/5 हो जाएगा, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में तो a इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब a का वैल्यू बताना था और हमारे पास जो a का वैल्यू कितना मिला है 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगेन। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ है उस क्वेश्चन में जो हमारे पास पूछा था वो सिर्फ ए का वैल्यू पूछा था, राइट। दोनों क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, ए और बी, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। तो ए प्लस बी हम कैसे पता कर पाएंगे, सबसे पहले हम ए पता करेंगे और बी पता करेंगे, तभी जो है हम दोनों को ऐड करने पर ए प्लस बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें कंपैरिजन की अगर बात करें कि क्या पहले वाले क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो इसके पहले जो क्वेश्चन हम किए हैं उसमें हमारे पास कोई जीरोस दिया गया था और कोई वेरिएबल पूछ रहा था। तो अगर उसमें एक जीरोस दिया गया है तो हमसे एक वेरिएबल निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 जीरोस दिए गए हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स निकालना है, यानी कि ए और बी। तो जान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जिसमें कह सकते हैं वेरिएबल हैं, मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं, और एक और हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है आपके पास उतने इक्वेशंस होने चाहिए। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास दिया गया है कि 2 और -3 दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनॉमियल का। तो अगर देखो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं डायरेक्टली, समझिएगा, हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है।
अगर जो है 2 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है तो हम x की जगह पर 2 रखेंगे, बाकी उसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो x की जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे इस पॉलिनॉमियल में, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू ए प्लस 1, या थोड़ा सा लिख लेते हैं, सिंस 2 इज द जीरोस ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं सिंस 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। 2 जो है इस पॉलिनॉमियल का जीरो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, वाई को इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 और प्लस b। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 2 का a में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस 2 का 1 में हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस b, इसको हम कर लेंगे 0 को इक्वल। अब यहाँ से देखिए ये जगह 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, और 6 को उधर भेज देंगे, उधर जाएगा -6, और बाकी लेफ्ट में क्या बचा आपके पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। ये पहला इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, राइट। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमारे पास देखते हैं किस बोला है कि सिंस -3 इज आल्सो एंड आल्सो जीरोस, तो सिंस -3 इज आल्सो ए जीरोस, -3 भी एक जीरो है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे -3 और उसको 0 को इक्वल कर देंगे। तो x की जगह रखें -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस 1 इंटू हो जाएगा -3 और प्लस b, इसको कर लेंगे 0 को इक्वल। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, और देखो अब -3 का e में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3a, और -3 का माइनस प्लस 1 में हो जाएगा तो अब प्लस -3 हो जाएगा, और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये 9 और 3 आपको मिल करके 6 हो जाएंगे, प्लस 6 उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, इधर हो गया -6, यहाँ हमारे पास बचा -3a और प्लस क्या बचा b, -3a प्लस b इज इक्वल टू -6, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ से a और b का वैल्यू मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास a प्लस b मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऊपर नीचे लिखें तो जहाँ पास 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। हम जो है साइन जो है बदल लेते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा आपके पास क्या था माइनस था शायद, क्या था भाई प्लस था, तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये 6 ये पूरा 0 ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ b का साइन माइनस है, b का साइन प्लस है, यहाँ पे 2a प्लस 3 है तो पास जाएगा 5a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -6, 5 इज इक्वल टू -6, तो इज इक्वल टू हो जाएगा नहीं 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 6 करके 0 हो गए, तो ए इक्वल टू जाएगा 0/5 इज इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया 0। और ए का वैल्यू 0 आप जैसे ही किसी इक्वेशन में पुट करेंगे पहले या दूसरे में, तो आप वहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 0 रख लेते हैं, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो अगर ए का जगह हम 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6, यहाँ से b हमको मिल गया -6, तो यानी कि इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 0 हो गया, b का वैल्यू हो गया -6। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको a का वैल्यू कितना मिला है, 0 मिला है, और b का वैल्यू कितना मिला है, -6 मिला है। और हमें बताना क्या था, हमें बताना था a प्लस b, यानी कि a और b को ऐड करके जो भी आएगा उसको बताना था। तो a का वैल्यू हमें मिला है 0 और b का मिला है -6, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 0 -6, यानी कि अगर हम a प्लस b निकालें यहाँ से, a प्लस b हमारे पास हो जाएगा 0 -6 यानी कि -6। तो जो हमारे पास a प्लस b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -6 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, या अगला टॉपिक है कह सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि अगला टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे आपको कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर जो है, या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो है क्या ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे इतना तो सभी को पता होगा कि इसको कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। यानी कि हमारे पास जो एक्सिस है ये एक्स एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई वाई डैश एक्सिस। तो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है y इज इक्वल टू, या ऐसे ही लिख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से दिया गया, मान लीजिए px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल का जो शेप हो सकता है वो किस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए ये शेप पॉलिनोमियल का इस तरीके से हो गया है, थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ा सही। मान लीजिए पॉलिनोमियल का शेप कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ। पॉलिनोमियल का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ। अगर पॉलिनोमियल का मुंह ऊपर की तरफ है तो ये आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास a पॉजिटिव नंबर है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का वो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा। इस तरीके से बन सकता है, और इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ इस तरीके से बन सकता है, किसी तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से भी बन सकता है। तो जो भी पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास, अगर उसमें ये a पॉजिटिव है, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ हमेशा, उस ग्राफ का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ होगा। और अगर हमारे पास a जो है ये नेगेटिव है, a मान लीजिए नेगेटिव है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, माने कुछ ऐसे तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके से बन सकता है, 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 यहाँ बन सकता है, तो कहीं बन सकता है। यानी कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर उसमें, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा उसका मुंह जो है नीचे की तरफ खुला रहेगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इससे और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इतना तो आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा कि अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का मुंह उसका ऊपर तरफ होगा, और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका जो ग्राफ होगा उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। तो इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक बात समझते हैं, अगर हमारे पास कोई भी, जैसे पॉलिनोमियल हमारे पास मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है,
जैसे मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिया गया, या समझ लिया ऐसे, मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 लिखा है। तो ये जो आपको पॉलिनॉमियल दिख रहा है ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, और लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल्स का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब वो लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, इवन इवन इस तरीके से जा सकती है, वो लाइन कैसे भी जा सकती है। लेकिन इतना तो क्लियर होता है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उस लाइन का, उस पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्या है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हो गया, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उन सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व शेप में बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, या इस तरीके से बनेगा, या इस तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से बन सकता है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व होता है, ऐसे घुमावदार होता है, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया गया है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे कर्व टाइप से बनेगा। और अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है जो इस कर्व टाइप से इस तरीके से बना है, इसका मतलब ये समझे कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। तो दोनों बातें समझ सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, पॉलिनॉमियल दिया गया है, तो उसका ग्राफ बनाएंगे। अगर हमारे पास जो पॉलिनॉमियल दिया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ग्राफ दिया गया है जो कर्व शेप में है तो उससे हम ये पता करेंगे ये जो ग्राफ है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, जो ये टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, और इसके बाद भी कुछ चीजें जो है समझाना बाकी है, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है, ठीक। अब आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ दिया गया है फिगर, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है ये कर्व शेप में है, और कर्व शेप जो होता है हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ग्राफ होता है। तो अब हमें ये पता करना है ग्राफ को देख करके कि इस ग्राफ के या इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज होंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो किस फॉर्म में है। तो भाई देखो, पॉलिनॉमियल को जो हमने एग्जांपल लिया वो एक्स के फॉर्म में लिया है, किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में। अगर हमारा पॉलिनॉमियल एक्स के फॉर्म में है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये पॉलिनॉमियल जो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है या जो ये कर्व है, ये पॉलिनॉमियल को, ये जो कर्व है ये ग्राफ को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उस ग्राफ के उतने जीरोज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ग्राफ है इस ग्राफ के 2 जीरोज होंगे, यानी कि इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन जाए, कुछ ऐसा मानते हैं फिगर बन जाए, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन जाए। तो आप देखिए ये जो पॉलिनॉमियल है, ये जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो होंगे, यानी ठीक है। तो इस ग्राफ का ओनली 1 जीरो होगा आपके पास, राइट। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए, बस एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाए, एक्सिस को से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बना है, फिर से बना देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से,
तो आप देखें ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। तो टच कर रहा है या कट कर रहा है कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के हमारे पास कितने जीरोस मिलेंगे, एक जीरो मिलेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं। या मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से भी बन रहा है ग्राफ, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होंगे, इस पॉलिनोमियल का आपको कोई जीरोस नहीं मिलेगा। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। या बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन में समराइज करा तो हमने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ जो होगा कर्व शेप में होगा। और दूसरी बात हमने ये बताया है कि अगर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, अगर ए जो है नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा ग्राफ का मुंह होगा नीचे की तरफ, और ए अगर हमेशा अगर ए पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ का मुंह होगा ऊपर की तरफ, राइट। तो इतनी बातें हमने बताई हैं आपको। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस इरेज दिस। थोड़ा फिगर सही दिख नहीं रहा होगा, ब्लर दिख रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें समझना है, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो ये समझने के लिए काफी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ दिया है वो y is equal to px दिया है, यानी कि ग्राफ हमारा x के फॉर्म में है, px या x के फॉर्म में है। तो अगर ग्राफ हमारा x के फॉर्म में है और हमें बताना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम ये चेक करेंगे कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर ग्राफ x के फॉर्म में है तो हम ये चेक करेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और अगर ग्राफ y के फॉर्म में है तो हम ये चेक करेंगे कि ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो px मतलब ग्राफ x के फॉर्म में है तो हम चेक करते हैं ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ क्लियर विजिबल है कि पहला जो ग्राफ है, ये जो पहला तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है, तो मतलब इसके कितने जीरोस हैं आपके पास, कोई जीरोस नहीं मिलेगा, तो नो जीरोस, यानी कि पहले का जो आंसर हो जाएगा नो जीरोस, मतलब कोई जीरोस नहीं मिलेगा। दूसरे का आप देखते हैं, हमारे पास दूसरे का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका एक जीरोस मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 जीरोस, एक जीरोस मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, टोटल 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसको मिलेंगे 2 जीरोस। ठीक है, और हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, आप इस चीज को देखिए, ऑब्जर्व करिए और बताइए कि इसके कितने जीरोस होंगे। और इस तरीके से जो हमारा छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, इसमें बताइए कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके कितने जीरोस होंगे। तो पांचवा और छठे का आंसर यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि हमें रिलेशनशिप को स्टडी करना है बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का क्या रिलेशन है, कि जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, या उससे संबंधित क्या फॉर्मूले हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल,
इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो देखते हैं, इसमें मेनली हमें दो तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक हमें पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से संबंधित फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से संबंधित फॉर्मूलों को देख लेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तो पता है आपको कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो मान लीजिए कुछ स्टेप पे होता है। जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको आप px से नोट कर सकते हैं। मैं आगे लिख देता हूँ। इसको आप नोट करते हैं px इज इक्वल टू, नोट कर सकते हैं px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, और तो ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो मान लेते हैं एक जीरो हमारे पास अल्फा है और दूसरा जीरो मान लेते हैं बीटा है। तो दोनों जीरोस का जो सम होगा वो होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। ये a लिखा है नीचे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आपका पहला फॉर्मूला होता है, ये पहला रिलेशन होता है। और जो दूसरा रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a के बराबर, ठीक है। तो आपको दोनों जो रिलेशंस हैं वो याद रखने हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या मतलब होता है? जो पहला जीरो दूसरा जीरो है, दोनों को ऐड करने पर हमें मिलना चाहिए -b/a। और अल्फा इंटू बीटा जो है, यानी कि अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है c/a के बराबर। तो दोनों फॉर्मूले या दोनों रिलेशनशिप बेसिकली आपको याद करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जहाँ पर a, b और c क्या चीज़ें हैं? a जो है आपका कॉफिशिएंट है x² का, a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², और b क्या है? b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, और c क्या लेंगे? c इज द कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है उसी को c कहते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपके ये दोनों फॉर्मूले हो गए या रिलेशन हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन होते हैं हमारे पास। तो मैं ये यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक चेक नहीं रहा ये, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो हम पी एक्स की तरह लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, यहाँ d प्लस d लिखा हुआ मान लीजिए। तो मैं फिर से समझाता हूँ कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, px इज इक्वल टू ax³, ये क्यूब है, ध्यान रखना है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो ऑब्वियसली जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके तीन जीरोस होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहला जीरोस अल्फा हमारे पास है, दूसरा जीरोस बीटा है और तीसरा जीरोस गामा है। मानते हैं पहला जीरोस अल्फा और दूसरा जीरोस बीटा और तीसरा जीरोस गामा। तो इन तीनों जीरोस का जो सम होता है वो होता है आपका -b/a के बराबर,
ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और दो दो जीरोस का मल्टीप्लीकेशन का सम अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और प्लस ये गामा है, और प्लस वाई, मतलब ये जो वाई प्लस है इसको गामा कहते हैं, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ये आपका होता है किसके बराबर होता है, ये आपका होता है सी अपॉन ए के इक्वल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और लास्ट फार्मूला होता है हमारे पास तीनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, ये जो होता है आपका माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। तो अगेन मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके पास उसके उन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनसे संबंधित दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। जहाँ पर ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी जो है ये सब कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो सी एक कांस्टेंट कहलाएगा, सी इज द कांस्टेंट टर्म, और फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी इज द कांस्टेंट टर्म। तो सिमिलरली इस तरीके से हम जो है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। सो हमारे पास वी हैव अ क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, राइट। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं, ध्यान समझते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हमें पहली बात जीरोस बताना है पॉलिनोमियल का। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² + 7x + 5, इसका क्या बताना है, जीरोस बताना है, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, यानी कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो हम पॉलिनोमियल नोट करते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया गया है 2x² + 7x + 5। ठीक है, अब इसके जो आप कोफिशिएंट अगर हम पता करें तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नाउ हम जीरोस पता करते हैं। फॉर जीरोस के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो 2x² + 7x, सॉरी 2x² + 7x है हमारे पास, प्लस 7x + 5 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम जीरोस पता करना होता है हमें तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन तो आना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके समझा दूंगा कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे 2x² और 7x को लिख सकते हैं 5x + 2x, और +5 पहले से है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन हमारे पास है सिंपल x। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 5। इन दोनों टर्म्स में अगर देखें क्या कॉमन है, हमारे पास +1 कॉमन है, तो 2x + 5 बचेगा यहाँ से, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं,
ये 2x+5, यहाँ भी 2x+5 है, इनको एक सिंगल ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x+5 और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +1, तो x+1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम केस फर्स्ट मानते हैं, केस फर्स्ट लेके काम करेंगे तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर करेंगे, तो 2x+5 हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो वहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा -5.2। अच्छा, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर करेंगे केस सेकेंड, तो हमारे पास x+1 है, x+1 हम 0 बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। यानी हमारे पास दो जीरोस मिले हैं, एक मिला है -5.2 और एक मिला है x इज इक्वल टू -1। तो ये पहला वाले को हम बोल सकते हैं अल्फ़ा है और ये जो इसको हम बीटा बोल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास दो जीरोस मिले हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास -5.2 है और बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास -1। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो हमारा वेरिफिकेशन पार्ट है इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं वेरिफिकेशन। मैं हेडिंग लिखता हूँ वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a के। इसमें वैल्यू भरेंगे, अल्फा का वैल्यू हमारे पास -5.2 है और बीटा का वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। b का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, b हमारे पास यहाँ से है 7, तो जाएगा -7/a का वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे तो -5.2 और -1 ये मिलकर के हो जाएंगे -7/2 और राइट साइड में भी हमारे पास -7/2 है, -7/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एक इसके इक्वल है -b/a के इक्वल है। ये तो हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। और जो दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -5.2 और बीटा के वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 यहाँ इज इक्वल टू सी का वैल्यू हमारे पास है यहाँ से 5 है और a का वैल्यू 2 है। देखते हैं, तो -5.2 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा सिंपल 5.2 और राइट साइड में हमारे पास 5.2 ऑलरेडी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5.2 इज इक्वल टू 5.2, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये c/a के बराबर है और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है और हमने जीरोस भी पता किए हैं। हमारा जो पहला जीरो आया था वो कितना मिला है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -5.2 मिला है और दूसरा जीरो हमारे पास मिला है -1। तो आई होप दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और ताकि मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा सकूँ आपको। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अल्फा और बीटा जो है ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। किस पॉलिनोमियल के, x² - p × x+1 + c के। और वो इस तरीके से हैं सच दैट कि अल्फा +1 × बीटा +1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा +1 और बीटा +1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर है। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ c, यानी c का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। सो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन नोट करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि अल्फा और बीटा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है px, वो क्या दिया गया है, x² - p × x+1 और प्लस c दिया गया है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है px = x² - p × x+1 + c, राइट। और हमारे पास जो कंडीशन दिया गया अल्फा +1 × बीटा +1 = 0। तब यहाँ से थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x² - p का मल्टीप्लाई करेंगे x -px हो जाएगा, माइनस p का 1 में होगा तो -p हो जाएगा और प्लस c।
इसको अगर देखें थोड़ा सा और देखें तो इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट कितना है माइनस पी और बाकी के जो जो टर्म्स हैं ये है कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस पी प्लस सी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं यहाँ से हम निकालते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, या हम लिख सकते हैं नाउ ध्यान समझिए। नाउ हमें बताना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 और बीटा, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन बीटा प्लस 1 ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा का बीटा में हो तो अल्फा बीटा हो जाएगा और अल्फा का 1 में हो जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली 1 का बीटा में हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा और 1 का 1 में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये हमारे पास कि इसको ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा है और प्लस 1 हमारे पास यहाँ इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम इसमें वैल्यू भर लेंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ साइड में निकालना चाहें निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी कितना है यहाँ पर, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो वहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस पी, तो बी जब रखेंगे माइनस पी तो माइनस पहले से ही है पी अपॉन ए कितना है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 है तो सिर्फ पी हो जाएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको मिला सिंपल पी, ठीक। नहीं ये आपका मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, इट इज माय मिस्टेक। ये आपको क्या मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिला पी मिला है। और हम बताएंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है सी अपॉन ए के बराबर। किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर। तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस पी प्लस सी, तो माइनस पी प्लस सी अपॉन ए मतलब 1, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस पी प्लस सी, ठीक, अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्लियर यहाँ देख सकते हैं कि जो अल्फा बीटा है वो हमें पी के बराबर मिल रहा है और अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है माइनस पी प्लस सी मिल रहा है, राइट। तो हम यहाँ वैल्यू भर लेंगे। यहाँ से जो अल्फा बीटा हमारे पास मिला है वो पी मिला है तो यहाँ पी लिख लेंगे और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास मिला है माइनस पी प्लस सी तो माइनस पी प्लस सी रख लेंगे और प्लस 1 पहले से है इज इक्वल टू 0 पहले से है। अब देखो ये प्लस पी ये माइनस पी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सीधा बचेगा सी और यहाँ बचेगा प्लस का 1 तो सी प्लस 1 हमारे पास मिला। तो सी प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला 0, यहाँ से सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको माइनस 1। और हमें यही बताना था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, तो सी के वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1। आई होप ये समझ में आया होगा एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि ठीक है हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि अल्फा कहाँ बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो हमें के का वैल्यू बताना है। इफ कंडीशन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 40/9 के इक्वल है, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में मैं रेट पे लेता हूँ, सोल्यूशन में बताएंगे
सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, सोल्यूशन के लिए बताएंगे, हमारे पास है कि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है बेसिकली वो दिया गया पी एक्स, हमारा क्या दिया गया है 3x² माइनस 8x प्लस के दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, 8 है। तो आप यहाँ से बताइए कि एक कंडीशन और दिया है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40/9। तब यहाँ से ना, यहाँ से आप एक चीज़ निकालिए, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है? बी का वैल्यू 8 माइनस 8 है, तो हो जाएगा आपका 8 बाई, या थोड़ा सा मैं लिख दूँ यहाँ पे, जो होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो वैल्यू भरिए, बी का वैल्यू हमारे पास -8 है और माइनस पहले से है, तो हो जाएगा सिंपल 8। ए का वैल्यू कितना है? 3। तो 8/3 जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है क्या है? 8/3 आया है। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपके पास? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? ये फॉर्मूला होता है सी बाई ए का। तो सी का वैल्यू कितना है? के है। और ए का वैल्यू कितना है? 3। तो हमारे पास जो अल्फा इंटू बीटा आया है वो कितना आ गया आपके पास? k/3 आ गया, राइट। तो अब यहाँ से हम इस कंडीशन को यूज करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40/9। तो लिखेंगे हम नाउ, लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ, या मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। नाउ लिखेंगे नाउ, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया? 40/9 के। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर भी सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40/9। देखो, -2 अल्फा बीटा प्लस का और माइनस का 2 अल्फा बीटा कट के फिर ये 0 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो फिर मिलाकर हमको यही मिल जाएगा। लेकिन इसको लिखने से फायदा ये है कि हम यहाँ से कुछ जनरेट कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ से, अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये कुछ फार्मूला दिख रहा है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया हमारे पास? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फॉर्मूला बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू मिला है ये हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा मिला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस का 2 अल्फा बीटा, एक सेकेंड, माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40/9, 40/9। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भरेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला 8/3, 8/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए आपका 8/3। तो ये हमारे पास हो गया 8/3, यहाँ पे 8/3 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना मिला है? k/3, k/3 इज इक्वल टू 40/9 हो गया ये। अब देखो 8/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 और 3 का स्क्वायर 9, तो 64/9 हो गया, माइनस ये 2k/3 हो गया इज इक्वल टू 40/9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 9 और 3 का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह स्पेस नहीं है हमारे पास, we don't have too much space। चलो ठीक है,
यहाँ पे हम अब 64/9, 9 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 9 में, तो हमारे पास हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा, इज इक्वल टू 40/9। अब यहाँ 64 माइनस 6k हो जाएगा, 64 माइनस 6k इज इक्वल टू 9 को उधर भेजो तो हो जाएगा सीधा 40, क्योंकि 9 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40/9, मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो हो जाएगा 64 माइनस 6k इज इक्वल टू 40, तो यहाँ सिंपल 6k हो जाएगा, 64 माइनस 40 हो जाएगा, तो 6k इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 24, और k का वैल्यू यहाँ से जाएगा 6, इसको डिवाइड कर लेगा तो 24/6 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमें जो k का वैल्यू मिला वो कितना मिला है, 4 मिला है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 इज ट्वाइस द एंदर, then find both the zeros of the polynomial and the value of k, right? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज ट्वाइस द अदर, मतलब बेसिकली जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है क्वेश्चन में 2x² माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1, इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको 2 जीरोज होंगे, पहला जीरो अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। लेकिन इसने जो बोला है कि जो पहला जीरो जो दूसरा जीरो से, अगर मान लीजिए पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा आपका 2 अल्फा होगा, यानी कि जो दूसरा जीरो है वो पहले वाले जीरो का दुगुना है, ठीक है। तो हमें बताना है, दोनों जीरोस बताना है और k का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। पहले हम px नोट करेंगे, पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिया गया है 2x² माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 दिया गया है, राइट। तो अब यहाँ से लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, मान लेंगे लेट फर्स्ट जीरो, लेट 1 जीरो इज अल्फा, देन अदर जीरो क्या हो जाएगा आपका, अदर जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा वो 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले का दुगना है। तो अगर पहला अल्फा हो गया दूसरा 2 अल्फा हो गया। अब यहाँ से ये बताइए, बहुत बेसिक सवाल है कि दोनों जीरोस का जो एडिशन होगा, यानी कि पहला जीरो अल्फा है, दूसरा हमारे पास 2 अल्फा है, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये माइनस b/a के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ अल्फा प्लस 2 अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा, और b का वैल्यू यहाँ भर लेते हैं। b का वैल्यू हमारे पास कितना है, b के वैल्यू b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -5 है तो हो जाएगा +5 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 5/2, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5/2, और ये 3 इधर नीचे एक डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास हो गया अल्फा इज इक्वल टू 5/6, यानी कि जो पहला जीरो हमारे पास कितना मिला है, 5/6 मिला। और हम दूसरा जीरो पता करें, दूसरा जीरो हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहला जीरो अल्फा 5/6 आ गया, तो ऑब्वियसली जो पहला अगर पहला जीरो जो आपके पास अल्फा है तो दूसरा किसके बराबर, 2 अल्फा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं सेकंड जीरोस, जो सेकंड जीरोस आपको या अदर जीरोस, हेंस जो आपके पास अदर जीरो होगा वो 2 अल्फा के बराबर है। तो अल्फा में यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है भाई 5/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 5/3 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास जो हमारा सेकंड जीरो आया वो कितना है 5/3, और पहला जीरो कितना है 5/6। तो हमने जीरोस तो पता कर लिया, हमें k का वैल्यू बताना है, राइट। किसका वैल्यू बताना है, k का, ठीक है। इसको ही पता कर लेते हैं। देखो भाई थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट यूज योर माइंड समहाउ। चलो अपन देखते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं k का वैल्यू,
ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। तो यहाँ पर अल्फा कितना हमारे पास मिला है? 5.6 मिला है, और बीटा कितना मिला है? 5.3 मिला है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.3। ये अल्फा है, ये बीटा है, इज इक्वल टू ये कंडीशन 5.6 मल्टीप्लाई 5.3। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मतलब क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट टर्म। तो -2 के प्लस 1 है, माइनस का माइनस ब्रैकेट 2 के प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2 है। तो इसको करेंगे तो जाएगा 30 ऊपर, ऊपर कितना हो गया 30, और नीचे कितना हो गया 18, इज इक्वल टू -2 के, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो -1 हो जाएगा अपॉन 2। अब देखो 2 ये अब ये हो जाएगा, 2 को इधर भेजें तो हो जाएगा हमारे पास 13 अपॉन 18 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 के -1। अब ये 2 से कटेगा 9 बार में, 30 अपॉन 9 आ जाएगा, 30 अपॉन 9 इज इक्वल टू -2 के -1। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सिम्प्लीफाई कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब 30 अपॉन 9 कितना होता है भाई? 30 अपॉन 9 कितना होता है? 30 अपॉन 9 होता है आपका, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो ऊपर 10 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। तो 10 अपॉन 3 मिला हमें इधर, इज इक्वल टू हमें इधर क्या मिल जाएगा? -2 के -1। -1 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 अपॉन 3 और +1 इज इक्वल टू माइनस का 2 के हो जाएगा। और 10 अपॉन 3 फिर से कर लेते हैं, 10 अपॉन 3 + 1 ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 3, 13 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 के, -2 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस का 13 अपॉन 6 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना हो गया? -13 अपॉन 6। तो इस तरीके से जो है हम के की वैल्यू पता कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा हम उसको आसानी से पता कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।